Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज लोग पढ़ते हैं कॉसीस थ्योरम। ये आपकी 4th यूनिट का है, सेकंड लास्ट टॉपिक है कॉसीस थ्योरम, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉसीस थ्योरम इन ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि इसके कुछ डेरिवेटिव फॉर्म भी आ जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन, फिर if f prime of z is continuous at each point within and on a closed contour C, then integral over C f of z dz equals to क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो, पहली चीज दे दिया आपको कि ये रेगुलर होना चाहिए। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? कोई बता सकता है? ये जो वर्ड है रेगुलर फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। रेगुलर का मतलब होता है एनालिटिक होना। रेगुलर का मतलब क्या होता है? एनालिटिक होना। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मीन है रेगुलर फंक्शन का, इसका मतलब होता है एनालिटिक। यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, वो क्या है? एनालिटिक है पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पे। मतलब जो भी डोमेन हमें गिवन है उसके हर एक पॉइंट पे अगर वो एनालिटिक होता है तब उससे क्या कहा जाता है? रेगुलर फंक्शन। और एफ प्राइम ऑफ जेड यानी कि इसका जो डेरिवेटिव वो क्या? कंटिन्यूअस है। तो हमें ये प्रूव करना रहेगा कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसका कंटूर सी के ऊपर इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो देखिए करते हैं इसको प्रूफ, कर देते हैं स्टार्ट। मान लेते हैं ये जो दिया हुआ ये अपना एक डोमेन है और इसके अंदर अपना जो गिवन कंटूर सी है वो ये है, और हम चलते हैं इसमें कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है। एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है और ये फंक्शन कैसा है? रेगुलर है, यानी कि एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी। ठीक है, और ये जो कंटूर सी है कहाँ पे? डोमेन डी में है। फिर हम मान लेते हैं जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो कितना है? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी है, जहां पर जेड की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर z की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dz की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx प्लस आयोटा dy आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से पता करें इंटेग्रल की वैल्यू को, यानी कि इंटेग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड dz, तो इंटेग्रल ओवर सी ऐसा कैसा ही एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ से आ जाएगा इंटेग्रल ओवर सी एफ जेड की जगह पे कितना आ जाएगा? यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड की जगह पे कितना आ जाएगा? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो u का अपन dx से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब u प्लस आयोटा v का पूरा अपन ने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। यानी कि इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो आयोटा का जब मल्टीप्लाई u से होगा तो आयोटा u आ जाएगा, लेकिन आयोटा का जब मल्टीप्लाई v से होगा तो कितना आ जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन माइनस आ जाएगा और v आ जाएगा और dy आ जाएगा। और इसे अपन क्या करते हैं? इसे मान के रख देते हैं अपन कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड है इसकी वैल्यू हमारे पास ये इतनी आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रख दिया हमने। आगे कुछ अपन कुछ चीज़ों को लेके आएंगे और उनका यूज़ करेंगे यहाँ पे, और अपना थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड क्या है? रेगुलर है। और रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर का मतलब होता है एनालिटिक। रेगुलर का मतलब क्या होता है? एनालिटिक। और एनालिटिक का मतलब क्या होता है? कॉशी रीमन इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ जेड रेगुलर है तो वो क्या करेगा? कॉशी रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने किससे पता कर लिया कि एफ क्या है?
रेगुलर फंक्शन है। अच्छा एफ रेगुलर है तो डिफरेंशिएबल है ना, यानी कि एनालिटिक है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर डिफरेंशिएबल होता है कोई सा फंक्शन तो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस भी होता है। सॉरी, एफ प्राइम ऑफ जेड को कंटिन्यूअस दिया ही है हमें, तो एफ प्राइम ऑफ जेड कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो एफ प्राइम ऑफ जेड है क्या, एफ प्राइम ऑफ जेड है यहाँ से ये, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड लिख सकते हैं। और जब पार्शियल में जाएंगे डेल डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, पार्शियल में है ना, सही लिखा था, ठीक है। तो पार्शियल में आएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अपन कि डब्ल्यू की वैल्यू है यू प्लस आयोटा भी, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो यू का डिफ्रेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों पे यूज कर लेते हैं कॉची रीमन इक्वेशन, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितने के इक्वल, डेल वी बाई डेल वाई के, तो ये कन्वर्ट हो गया किस पे, डेल वी बाई डेल वाई पे। और डेल वी बाई डेल एक्स कितने के इक्वल है, डेल वी बाई डेल एक्स है डेल यू बाई डेल वाई की, तो ये कन्वर्ट हो गया माइनस टाइम डेल यू बाई डेल वाई में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव अपने पास कितने आ गए, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा और एक ये आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई, ये सभी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। और अगर ये सभी कंटिन्यूअस हो जाते हैं, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाता है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे किसका, ग्रीन्स थ्योरम का। ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है, ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ कोई सा इंटेग्रल है, यानी कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सरफेस इंटेग्रल में, जहाँ पर क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई हो जाता है, डी एक्स डी वाई हो जाता है। तो इसी थ्योरम का अपन यूज कर लेते हैं कहाँ पे, इसी थ्योरम का यूज कर लेते हैं अपन इस इक्वेशन नंबर 1 पे। और इक्वेशन नंबर 1 पे इसका यूज करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे हम क्या, ग्रीन्स थ्योरम का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो ये आ जाएगा कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू हमारे पास है U प्लस आयोटा V की, और जो Q है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आयोटा V माइनस में U, सॉरी आयोटा U माइनस V है, आयोटा U माइनस V कितना है, आयोटा U माइनस में V है। तो क्या हो जाएगा, देखो जो dx के साथ में होता है उसे बोलते हैं p, और p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, y के रिस्पेक्ट में, और जो dy के साथ में होता है उसे बोलते हैं q, और q का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया और p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दिया। इसको अपन अंदर भेज देते हैं डेरिवेटिव को, तो क्या आ जाएगा, आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स, और फिर कितना आ जाएगा माइनस में डेल वी बाई डेल वाई, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसका इधर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में डेल यू बाई डेल वाई, और इसके आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, कितना माइनस आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई आ जाएगा, और डी एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉची रीमन इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो कॉची रीमन इक्वेशन यहीं पे हमने लिख रखा है कि अगर कहीं पे माइनस में मतलब माइनस टाइम डेल वी बाई डेल एक्स है तो उसकी जगह पे डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं, यानी कि डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पे माइनस टाइम डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन ये है कि डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे डेल वी बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल वाई की जगह पे डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स लिखा है तो इसकी जगह पे डेल यू बाई डेल वाई लिख देते हैं। और क्या करते हैं अपन अपन करते ये हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसको चेंज कर देते हैं, डेल वी बाई डेल वाई को डेल यू बाई डेल एक्स लिख देते हैं, है ना। देखना ध्यान रखना कोई सा ऐसा ही चेंज करना कि v को कन्वर्ट कर दो चाहे u में, है ना, जहां जहां v है उसको कन्वर्ट कर दो u में, चाहे u को कन्वर्ट कर दो v में, ठीक है, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो सके। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। कुल मिला के हमारे पास कितना बचा, 0। और अगर 0 बचा तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास कॉशीज थ्योरम है वो थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। कॉशीज थ्योरम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और चूंकि अभी जो है बीएससी थर्ड ईयर में जस्ट ये इसी साल ऐड की गई है, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन इसी साल ऐड किया गया है। लास्ट ईयर जो है बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था इसकी जगह पे, तो इसी साल ऐड की गई है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पहली पहली बार है, तो हो सकता है यही थ्योरम आपको मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अपन इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो है कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, then the integral along the curve D joining any given point of D is the same, that is it does not depend upon the path joining the point। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई डोमेन डी में कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है तो उसके अंदर अगर कोई सा भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लो एक पॉइंट ये ले लो, तो इनके बीच का अगर अपन इंटीग्रल पता करते हैं तो इनके पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कौन से रास्ते पे है, वो उनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कर देते हैं स्टार्ट कि मान लेते हैं एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, और इसमें हम दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं ए जेड वन, दूसरा बी जेड टू, और ये कहाँ पे डिफाइन है, डोमेन डी पर। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक कर्व C1 है, एक कर्व यार तो देखिए दो पॉइंट है, एक है ए जेड वन, एक है बी जेड टू, इन दोनों को जोड़ा गया है कर्व C1 और C2 के से, कुछ इसी तरीके से ना। और इसका डायग्राम अगर और क्लियर देखना तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस डायग्राम को। ऐसा अपने पास एक डोमेन है, ठीक है, इस डोमेन में अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नाम अपन ने मान लो रख दिया है, ये दिखेगा नहीं, ये दिख जाएगा। इस पॉइंट का मान लो नाम रख दिया अपन ने ए जेड वन, और इस पॉइंट का नाम रख दिया है बी जेड टू। अब इनके लिए अपन ने अलग अलग दो डोमेन लिया है, एक के लिए डोमेन ये इन दोनों के लिए मतलब रास्ते ले लिए अपन ने, एक रास्ता ये ले लिया इधर ज्वाइन करने का, और एक रास्ता ये ले लिया, ए से बी की ओर अपन जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर अपन जा रहे हैं। इस कर्व का नाम हमने रख दिया C2 है, और इस कर्व का नाम रख दिया हमने C1 है। और यहीं पे इस रास्ते पे कंटूर बना रहे हैं, तो अपन एक बोल देते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट इधर M है और इधर कोई पॉइंट अपन मान लेते हैं N है। ठीक है, बस ऐसे बताने के लिए कि हम A से B तक मान लो जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, तो बोलेंगे AMB। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अपन देखें तो क्या हो गया, यहाँ से AMBNA एक क्या हो गया, क्लोज्ड कंटूर बन गया। और क्लोज्ड कंटूर के अलोंग हमने अभी कॉसीस थ्योरम में पढ़ा है कि इसके अलोंग जो इंटीग्रल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर इसके अलोंग इंटीग्रल जीरो हो जाएगा तो हमारे पास देखो क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ से मिल ये रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को L बोला गया है ना, मैंने अभी इधर दूसरे वाले डायग्राम में N बोल दिया है, और ये पॉइंट अपना M है। तो टोटल अपने पास जो कर्व बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, क्लोज्ड। A से जाएंगे M, M से जाएंगे B, B से जाएंगे L, L से जाएंगे A। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो है कर्व बन रहा है। तो हम चाहे इस रास्ते से यूं जाएं चाहे इस रास्ते से यूं जाएं, बात एक ही रहेगी। ठीक है, आना रहेगा हमें कहाँ पे, ए पे। तो क्लोज्ड कंटूर पे जो कॉची-रीमन इक्वेशन कॉसीस थ्योरम है वो कहता है क्लोज्ड कंटूर पे जो फंक्शन का इंटीग्रल रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि इंटीग्रल ओवर A L ये पूरा क्या हो जाएगा, एफ जेड डी जेड जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, ALB और BMA। ALB और क्या हो जाएगा,
बी एम ए, लेकिन हम जा कहाँ से रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जब इसको क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। इसको अपन इधर भेज देंगे इक्वल टू के, और उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ओवर C1 F(z) dz इक्वल्स टू इंटेग्रल ओवर C2 F(z) dz हो जाएगा, क्योंकि ए एल बी को अपन ने C1 बोला है, और बी और ए एम बी को हमने क्या बोला है, हमने यहाँ पे m बोला है, तो क्या हो जाएगा A M B, और इस कर्व का नाम है C2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इंटेग्रल ओवर C1 F(z) dz इक्वल्स टू इंटेग्रल ओवर C2 F(z) dz आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो ये कह रहा है, इस थ्योरम का यूज करूंगा अगली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ये थ्योरम जो है ये कहता है कि लेट ए क्लोज्ड कंटूर C contain another closed contour C1। एक क्लोज्ड कंटूर C है, वो एक और कंटूर C1 को कंटेन करके चल रहा है। फिर मान लेते हैं लेट Fz बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय C एंड C1। देन तो अगर जो है C के अंदर, अगर जो है क्लोज्ड कंटूर C के अंदर एक और कंटूर है जिसका नाम है C1, और Fz, जैसे देखो बिल्कुल इस तरीके से डायग्राम, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास C1 है, और सॉरी ये अपने पास C है, इसके अंदर यहाँ पे अंदर C1 है। तो ये जो रीजन बनेगा ना, ये वाला रीजन, इसे कहा जाता है रिंग शेप्ड रीजन, है ना। रिंग शेप्ड रीजन बोले या एन्यूलस बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट इन द रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय C एंड C1, तब C के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल रहेगा वो C1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल के इक्वल, सॉरी C के ओवर जो इंटीग्रल रहेगा वो C1 के ओवर इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो इसी चीज को हमें करना है प्रूफ, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से डोमेन मान लिया, कंटूर मान लिया हमने कि ये एक कंटूर है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने यहाँ से नाम रख दिया ए, इधर बी है, डी है, ई है, और एफ है। फिर यहाँ से ए से अंदर वाले कंटूर पे जा रहे हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और फिर से जी पे आ जा रहे हैं, और जी से फिर से ए पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि अगर फंक्शन जो है क्या है, एनालिटिक है ना। फंक्शन अगर एनालिटिक है एन्यूलस रीजन में, तो कॉसीस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल रहेगा कहाँ से, ए से बी, डी, ई, एफ, हो फिर से ए पे आए, फिर जे पे गए, जी पे गए, जी से एच, आई, जे, और फिर से जी पे आए, जी से फिर से ए पे आए, तो एक राउंड हुआ कंप्लीट। तो एक राउंड हुआ कंप्लीट, तो यहाँ तक का अपन को करना है इंटीग्रल। तो इसका मतलब ए से कहाँ गए बी, बी से गए डी, डी से गए, डी से गए एफ, एफ से गए ए से गए जी, है ना, ए से गए बी, बी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए से फिर जी के अंदर गए, जी से इधर घूमे एच की ओर, एच से फिर आई गए, आई से जे गए, जे से फिर जी पे आए, और फिर यहाँ से ए पे आ गए वापस। तो इनका जो टोटल इंटीग्रल रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो अपने हिसाब से इनको, जिस हिसाब से हमारे पास क्लोज्ड कंटूर दिए गए हैं उस हिसाब से इनको कर लेते हैं सेपरेट। और उस हिसाब से सेपरेट करेंगे तो ये वाला कंट्रोल कहाँ से है, या कंटूर कहाँ से, ए से गए बी, बी से गए डी, डी से गए ई, ई से गए एफ, एफ से फिर से ए पे। तो ए बी डी ई एफ ए, एफ जेड डी जेड इन्हें अलग कर लिया। फिर ए से जी पे गए थे, ए जी एफ जेड डी जेड अलग कर लिया। फिर यहाँ से कहाँ गए, एच पे गए, जी पे गए, आई, एच पे गए, आई पे गए, जे पे गए, ठीक है, और फिर जी पे पहुंच गए। यानी कि जी से एच पे गए, एच से आई पे गए, आई से जे पे गए, जे से फिर से जी पे वापस आ गए। फिर उसके बाद हम जी से कहाँ आए, ए पे आए, तो जी ए हो गया, एफ जेड डी जेड हो जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या होगा, फिर से जी से ए पे आ जाएंगे, एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो
ए से बी से डी, ये पूरा जो बाहर वाला है फिर से ए तक पहुंचते हैं, ये अपना क्या है, क्लोज्ड कंटूर सी है। फिर ए से जी पे गए तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। फिर क्या हुआ, जी एच आई जे, ये जो है इसको भी अपन ने ऐसा लिख दिया। और फिर जी से ए पे आए, इसको भी अपन ने ऐसा लिख दिया। अब देखो डायरेक्शन जहाँ जहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गई है उनको, सॉरी, जिन जहाँ जहाँ डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई है वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, एंटी क्लॉक करके माइनस साइन लगा देते हैं। तो देखो इंटीग्रल ओवर सी बन गया ये। ए से जी पे गए तो इसको ऐसा ही रहने दिया हमने। और ये जो जी एच आई जे जी था, इसको अपन ने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और इसकी साइन कर दी माइनस। सेम ऐसे जी ए को ए जी में बदल दिया और यहाँ पे माइनस साइन कर दिया। तो ये जो है इससे पूरी कैंसिल हो जाएगा और ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो अपने पास क्या मिल जाएगी, C1 मिल जाएगी। यानी कि इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अपना कर्व क्या है, C1 है, और इसके अंदर, सॉरी, ये C है, इसके अंदर क्या है, C1 है। तो इसमें हमने क्या करा है, A से इधर एक क्रॉस बना रखा है, इसका नाम इधर अपन रख देते हैं G है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सा पॉइंट B मान लिया है। उसके बाद C अपन ने कंटूर को नाम दे दिया, C तो ले ही नहीं सकते, तो इधर अपन ने D मान लिया है, इधर E मान लिया है, और इसके और आगे चलते हैं तो इधर हम मान लेते हैं F है। F से फिर कहाँ आ गए अपन, A पे आ गए। A से कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, A से अंदर चले गए। फिर इधर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर घूमते हुए जाएंगे। इधर घूमते हुए अपन आए तो अपन अपन ने क्या करा, इसके अंदर नाम रख दिया है ना। इसके अंदर यूं घूमे तो ए से जी आए, जी से और आगे चले तो जी के बाद हमने यहाँ पे नाम रख दिया एच। एच के और आगे चलते हैं तो मान लो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे रख देते हैं अपन आई। और आई से और आगे इधर चलते तो इधर हम नाम रख देते हैं क्या, जे। और जे से और आगे चले तो हमारे पास यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, जी पे। फिर जी से वापस ए पे आए तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी डी, और यहाँ पे अपन कहाँ पहुंचे, ई, ई से एफ, एफ से ए। तो एक तो अपना रीजन, अब एक तो ये बन गया अपने पास। फिर क्या हुआ, ए से जी तक गए, एक पार्ट ये बन गया। फिर जी से एच पे गए, एच से आई पे गए, आई से जे पे गए, और फिर से जी पे पहुंचे तो एक रास्ता, एक ये पाथ हो गया। और फिर जी से फिर से ए पे आ गए तो एक ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक डिवाइड करा ए बी डी ई एफ ए, एक हो गया। ए से जी तक दूसरा हो गया, जी एच आई जे जी तीसरा हो गया, जी से ए तक आए तो ये चौथा हो गया। चलो ठीक है, देखो यहां से अगर आगे बढ़े, ए से ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज अपन घूमते हुए गए। ए से एंटी क्लॉकवाइज अपन घूमते हुए गए और घूमते घूमते अपन पहुंचे कहाँ तक, है ना, ऐसे यूं घूमते हुए गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ से एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन यूं रही तो ऐसे पहुंचे। यहाँ से ये बन गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस ये घूमते हुए अपन पहुंचे कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचे तो फिर से वापस जाने के लिए इसकी डायरेक्शन फिर से ऐसी हो गई। तो फिर से क्या हो गया, पहले वाले डायरेक्शन के ये अपोज में हो गया। तो फिर से जब ये जी ए को ए जी के डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इधर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी भी डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारा इधर या ये स्टेप है, ये इसी हिसाब से ब्रेक किया गया है कि ए बी डी ई एफ ए, ये एक कर्व हो गया जो कि बाहर बाहर वाला है। अब बाहर से अंदर जाने के लिए हमारे पास एक कर्व है जिसका नाम है ए टू जी, तो हमने ए जी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर अंदर घूमने के लिए एक कर्व है अपने पास, कौन सा, सॉरी कंटूर है। क्या हो जाएगा अपने पास, जी से एच पे गए, एच से आई पे गए, आई से जे पे गए, इस तरीके से। फिर जी से वापस आएंगे तो इसकी डायरेक्शन फिर से पहले से चेंज हो जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे इस सिस्टम में क्या हो गया, माइनस डायरेक्शन भी देखने को मिल गई। ठीक है, आ गया हो गया अब तो आई थिंक। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका नाम है कॉसीज इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या नाम है,
कॉसीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ये सीधे फंक्शन के लिए भी होता है और उसके डेरिवेटिव के लिए भी होता है, तभी केवल अपन फंक्शन की बात करते हैं। क्या कहेगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी, if a is any point within C, then f of a equals to 1 upon 2 pi I into, तो क्या है 1 अपॉन 2 पाई आई और इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में कितना जेड माइनस ए। ये है कॉसिस इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाय नेम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एन ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी एंड ए इज इन एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी। तो हमने मान लिया भाई कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, सी कोई क्लोज्ड कंटूर है, उसके अंदर एक पॉइंट ए है जो कि उसके अंदर है। और अगर उसके अंदर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल ऑफ द सेंटर जेड इक्वल्स टू ए, यानी कि जो सेंटर दिया हुआ है हमें क्लोज कंटूर सी का, उसके सेंटर को ही सेंटर मान करके क्या कर दिया गया, एक सर्कल ड्रा कर दिया रेडियस जेड इक्वल्स टू ए का, हैविंग रेडियस स्मॉल आर। और इस ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, सच दैट इट डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व सी, और ये इस तरीके से कर्व सी को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और नहीं करता है तो ये जो फंक्शन है कौन सा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये एनालिटिक हो जाएगा कहाँ, रिंग शेप रीजन में। क्या बोलते हैं, रिंग शेप रीजन में ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, जो कि बाउंडेड होगा किससे, सी और सी वन से, बाउंडेड होगा सी और सी वन से। जैसा कि हम ये इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये अपना सी है, इसके अंदर वाला सी वन है, तो ये जो पूरा रीजन है ये है एन्यूलस रीजन। ठीक है, तो ऐसा जो है हमने मान लिया। फिर इसके आगे चलते हैं, अप्लाई करते हैं कि हमने ऐसा पहले से पढ़ रखा है कॉसिस थ्योरम में कि अगर हम इंटीग्रल करते तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस, और फिर हमने पढ़ा था सी के ओवर में जो इंटीग्रल रहेगा वो C1 के ओवर जो इंटीग्रल रहेगा उसके इक्वल रहेगा। और उसके अगर इक्वल रहेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, ये इक्वल है इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड के। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए को माइनस कर देते हैं, एफ ऑफ ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और एफ ऑफ ए को कर देते हैं प्लस। ठीक है, एफ ऑफ ए को माइनस कर दिया, एफ ऑफ ए को कर दिया प्लस। और अगर ऐसा कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं दो पार्ट में, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड अलग कर लिया, और इसके बाद जो है प्लस में एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड, इसको साथ में कर लिया। इस इंटीग्रल को यहाँ से पिक कर लेते हैं और मान लेते हैं ये आई की, कैपिटल आई के इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, और जहाँ पे ये जो C1 है ये क्या है, कोई सा सर्कल है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब सिंस मॉडुलस जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू r, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी 0 से 2 पाई। और उसके आगे चलते हैं, अगर हम हमारे पास ये वैल्यू है तो इसमें अपन क्या करते हैं, डी जेड पता कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तार आई आर ऐसा हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी जेड बचेगा हमारे पास। फिर अब हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि क्या कर देते हैं, कर ये देते हैं कि डी जेड की जगह पे डी जेड की वैल्यू को पुट कर देते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए है और क्या है, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कहाँ गया, यहाँ पे हमने क्या करा, एफ ऑफ ए को ऐसे रहने दिया बस, आर थीटा आई आर थीटा ई टू दावर आयोटा थीटा डी थीटा अपॉन में आई आर आयोटा थीटा। ठीक है, अब इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर ई टू दावर आयोटा थीटा है और ये डिनोमिनेटर में आर ई टू दावर आयोटा थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, एफ ए बचा हमारे पास और आयोटा बचा हमारे पास और कुछ नहीं, डी थीटा बचा। तो अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, डी थीटा के थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन करा तो कितना आया, थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा है नहीं, डी थीटा है वहां पे केवल। तो लिमिट कितनी लग जाएगी, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी हमारे पास, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई और फिर इसका इस पे 2 पे ही वैल्यू देगा, 2 पाई पे ही, बाकी 0 पे तो 0 ही देगा। तो इसका मतलब इस आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई, इस आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, इस आयोटा की वैल्यू हो गई 2 पाई आयोटा इन, है ना, 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ ए आ गया। ये किसकी वैल्यू है, जो सेकंड वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि आई की वैल्यू ये है। फिर इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि इक्वेशन नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में इधर क्या चल रहा है, इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो आई की वैल्यू आई थी उस आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसको क्या कर दिया, इस वैल्यू को पूरे को ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, इस साइड में ट्रांसफर करा तो क्या गया, इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए और ये क्वांटिटी उधर गई तो माइनस में 2 पाई आयोटा और एफ ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करा हमने, राइट साइड में तो देखो ये इधर से गया तो राइट साइड में ये इतनी वैल्यूज बची। अब दोनों साइड क्या कर लिया, मॉडुलस ले लिया, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये मॉडुलस हो गया और राइट साइड में ये मॉडुलस कहाँ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू की साइन आ जाएगी और ये जो है क्या हो गया, कंटूर C1 चल रहा है यहाँ पे और मॉडुलस अंदर आएगा तो ये इसके साथ मॉडुलस आ गया और डीजेड के साथ मॉडुलस हो गया अपॉन में जेड माइनस है, ऐसा का ऐसा हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है विद इन ए नॉन सी एंड कंटिन्यूअस भी है जेड इक्वल्स टू ए पे। अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लगा देते हैं कि मॉडुलस में एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होता है, जब भी क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए किस क्या होगा, लेस देन डेल रहेगा। और यहाँ से हम अपने मन से मान रहे थे आर कोई सी क्वांटिटी जो कि डेल से भी क्या है, छोटी है। ठीक है, अपने मन से मान लिया ये। तो मॉडुलस में जो भी कुछ वैल्यूज है उससे हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि ये जो ऊपर इंटीग्रल लिखा हुआ है हमारे पास, है ना, ये वाला एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एफ जेड अपॉन में एफ ऑफ सॉरी एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जेड माइनस ए का मॉडुलस है उसकी जगह पे अपन आर यूज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे कि ऊपर बन गया एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर में बन गया आर और 1 dz हो गया। और अगर इसका इंटीग्रल करते तो ये देखो एक क्लोज्ड कंटूर है तो पूरा घूमेंगे तो कितना 2 पाई आर घूमेंगे, तो यहाँ से इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 पाई आर हो जाएगी, एक आर से इधर का आर कैंसिल, तो अपने पास कितना बचा, एप्सिलॉन 2 पाई। अब 2 पाई एप्सिलॉन बचा हमारे पास। एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्ररी स्मॉल है और अगर आर्बिट्ररी स्मॉल है तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो सकता है और इनफाइनाइट की तरफ ये टेंड करेगा। तो हमारे पास क्या गया, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल माइनस में 2 पाई आयोटा इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से इस क्वांटिटी को उधर भेज दो
उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ए इक्वल्स टू इंटेग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस है। और यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि ये जो 2 पाई आयोटा है इसको उधर भेज देते हैं। उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर एफ ऑफ ए बचेगा और क्या बचेगा हमारे पास 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में कितना जेड माइनस है। तो ये इतनी वैल्यूज आ गई, इसी फॉर्मूले को बोला जाता है कॉस इंटेग्रल फॉर्मूला।